वैसे तो पूरा भारत में ये कहा जा रहा है कि जाति बराबर हो चुका है। हिंदू राष्ट्र बनाने का एक नया मुहिम चल रहा है हमारे देश में। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट में, जैसे यूपी हुआ, बिहार हुआ, बहुत सारे, मध्य प्रदेश भी आप ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट में जो दलित हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, उन पर अत्याचार बढ़ते जा रहा है। आज उसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है अजीत कुमार शर्मा जी। तो स्वागत है आपका हमारे इस दोबारा पॉडकास्ट पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी का कि मुझे दोबारा आप लोगों ने आमंत्रण दिया। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इस तरह के सामाजिक मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आज के समय में जहाँ की बोलना अलाउ नहीं है, चापलूसी आजकल ज़्यादा चल रहा है। जी जी। तो इस तरह गंभीर मुद्दे उठाने के लिए आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आप कह रहे थे कि आज इस 2025 में हम लोग आ चुके हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी दलितों के साथ उतना ही शोषण हो रहा है। दुनिया आज एआई पे काम कर रही है, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी, बहुत सारे देश स्पेस में चले गए, लेकिन हम लोग आज भी उसी में लगे हुए हैं कि वो नीची जाति का है, उसको बढ़ने नहीं देना है, उसका हक अधिकार छीन लेना है, उसकी मजदूरी कम रखनी है। लोग कि अभी जो समाज में चल रहा है, हम उसी मुद्दा पे बात करने के लिए एक जगह हुए हैं। जैसे कि हर एक जगह से ये आ रहा है, बहुत जो न्यूज़ है, मेन स्ट्रीम जो चैनल है, उस पर कहीं नहीं दिखाया जाता है कि दलितों के साथ ऐसा हो रहा है, जो कि यूट्यूब के जरिए हम लोग को मिलता है। इसको आज देखिए, बहुजन समाज को सिर्फ सोशल मीडिया पे ही भरोसा करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है आज के समय में। क्योंकि मनवादी मीडिया ये सब चीज़ें नहीं दिखाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से ही आपको पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि इसके साथ क्या हो रहा है, हक अधिकार की चीज़ें। तो ये सब आज के डेट में बढ़ने का रीज़न ये है कि अब जो तबका दबा हुआ था, वो तबका पढ़ाई कर रहा है, ऊपर आ रहा है। तो ऊपर आ रहा है, ये पावर सेंटर में घुस रहा है, जिससे इनको तकलीफ़ हो रही है, तो उसके साथ अत्याचार बढ़ते जा रहा है। और सबसे ज़्यादा बढ़ा है ये जो अभी की गवर्नमेंट आई है, बीजेपी आरएसएस की। इस सरकार ने तो हद ही पार कर दिया है। कांग्रेस के समय भी होती थी, लेकिन वो एक पर्दे के पीछे होता था, कुछ हद तक आप उसको कंट्रोल करते थे, लेकिन ये तो खुलेआम खेल रही है। यूपी में ही लालजी सुमन पे जो अटैक हुआ था, उनके काफिला पे पूरा टायर फेंका गया था उनको मारने के लिए। जी जी। ये केवल दलित होने के नाते ही ऐसा किया गया था। वैसे वहाँ के सरकार के जो विपक्ष में है, उनका भी कहना यही था। इस पर आपका क्या कहना है? अभी जो माहौल चल रहा है, सामाजिक माहौल, इसमें दलितों का क्या स्थान अभी क्या है? उस टाइम तो आ ही रहा था, अभी क्या क्या चल रहा है उसमें? अभी आप मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग आखिर चाहते क्या है। ये अपना खुल के अपनी बात, जैसे मोहन भागवत आरएसएस के सबसे बड़े, वो कहते कुछ और है कि दलितों के साथ हमें मिलकर रहना चाहिए, उनकी सेवा करो, पूजा करो, उनके साथ खाओ पियो, उनके यहाँ शादी विवाह करो। वो जैसा कहते हैं उसके ठीक उल्टा ही होता है समाज में। मोदी जी जैसा कहते हैं अपने स्टेज पे आके कि पहले वो जहाँ भी जाते हैं अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे देखते हैं हम लोग तो इतने सारे भेदभाव। इवन दो आप देखिएगा, राष्ट्रपति से पहले जो थे रामनाथ कोविंद जी, उनको क्या ही रोल दिया जाता था। एक राष्ट्रपति, लेकिन पावर जैसा कुछ भी नहीं। वो कभी पीछे खड़े रहते थे, कभी कहीं। अयोध्या वाला मैटर पे भी हमने देखा। फिर द्रौपदी मुर्मू हो गई। अपने देश का सबसे पावरफुल जॉब है, सबसे हाई लेवल का, देश का पहला व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। जब वो अपना हक अधिकार के लिए नहीं लड़ पा रही हैं, तो आप सोचिए जिनके पास सिर्फ कमाने खाने का उनके पास ऑप्शन है, वो अपना हक अधिकार कैसे लड़ पाएंगे। बाबा साहब ने तो तमाम तरह का आर्टिकल, पावर, सब कुछ दे दिए, आरक्षण वगैरह सब कुछ दे दिया। आरक्षण क्या था? गरीबी हटाने के लिए थोड़े था, आरक्षण आपका अधिकार था बराबरी के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ आके फंस जा रही है? तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हमारे लोग नहीं होने के कारण हमें वहाँ से हक अधिकार नहीं मिलता है। और इनका मन इतना बढ़ चुका है, ये कुछ भी कर ले, इन्हें लगता है कि पुलिस में जाएंगे, पुलिस हमारा कुछ नहीं करेगी, कोर्ट में जाएंगे, कुछ नहीं करेगी। इनका मनोबल बढ़ने के कारण ये किसी के साथ लड़ने को तैयार। बहुजन समाज को कैसे अपना अधिकार की जानकारी लेनी चाहिए, और इनको किस पथ पे चलना चाहिए, किस चीज़ से बचना चाहिए इनको? देखिए, आज के डेट में टेक्नोलॉजी का युग है। मैं सभी अपने बहुजन भाइयों से कहूँगा, भाइयों बहनों दोनों से,
कि सबसे पहले आपके घर में 2 एजेंट है, एक है टीवी, दूसरा है अखबार। ये दोनों आप बंद कीजिए। टीवी अखबार आरएसएस का एजेंट है। वो क्या है, टीवी आपको दिन भर पागल बनाया रहता है, ऐसी ऐसी खबरें दिखाएगा। आप न्यूज़ एंकरिंग देखेंगे उनका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो वो नॉर्मल खबर को भी इतना चीख के बोलते हैं जिसकी कोई सच्चाई नहीं है। आप क्या है, सारा दिन टॉक्सिक लेते रहेंगे न्यूज़, तो आप भी चिड़चिड़े हो जाएंगे सुन सुन के देख देख के। आप जब अखबार पढ़ते हैं तो अखबार भी सब उन्हीं का भरा हुआ है, आपके काम की एक खबर नहीं होती है। आपका खबर एकदम छोटे से किसी 12वें 13वें पेज पे रहता है, जहाँ तक आप पहुँचेंगे ही नहीं, फ्रंट पेज पे आता ही नहीं है। और जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं आज के डेट में, देखिए सब में कटौती हो रही है। सीट खाली पड़ी है लेकिन नौकरी नहीं देना है। क्यों? क्योंकि SC ST OBC के लोग अब नौकरी करेंगे तो इनके घर का काम कौन करेगा। सही बात। तो ये इतना दबाव बना रहे हैं आज के डेट में, और मौजूदा सरकार इसको और आग में हवा दे रही है जी। इस कारण ये अभी क्या हो रहा है कि बहुजन समाज चाह के भी, चूँकि ना पैसा है ना पावर है अभी के टाइम में जी, तो इसीलिए ये अपने समय का इंतज़ार कर रहे हैं। अब दूसरा क्या ही कर सकते हैं। ना पैसा है, ना पावर है, ना संगठन इनका ठीक है जी। अगर ये संगठित भी तो नहीं है। ये भी आप कह सकते हैं। हमारे देखिए लगभग 250 सांसद हैं, MP MLA सब मिला के सांसद में, एक भी वो शब्द उठाते हैं नहीं। जिनको जिनको पावर मिल चुका है वो चुपचाप बैठ गए हैं, अपने परिवार पाल पोस रहे हैं। हक अधिकार के लिए बिल्कुल नहीं बोलते हैं। आप किसी सांसद को देखिए, संसद भवन में क्वेश्चन करता है? नहीं करता है। हमारे पास तो मीडिया भी नहीं है कि हमारी आवाज़ डेली उठाए। सही बात। तो फिर हमारी आवाज़ उठाएगा कौन? तो आज सोशल मीडिया का दौर है, इस कारण कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं जो अच्छे हैं, वो लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं। तो सरकार के पास जा रही, तो सरकार थोड़ा बहुत कुछ करना चाह रही है, करने का दिखावा कर रही है, लेकिन हो नहीं रहा है। जी। और ख़ासकर ये जो हिंदी पट्टी पूरा हिंदी बेल्ट जो है, काऊ बेल्ट भी इसको बोलते हैं, यहाँ तो कास्टिज्म इतना लोगों के हड्डी में समा गया है जी। है कुछ नहीं, लेकिन अपना नहीं देखते हैं, बस किसी तरह उसको गिरा देना है। हमारी तरक्की हो चाहे ना हो, उसकी तरक्की नहीं होनी चाहिए। जी जी। ये मानसिकता बदलेगी तभी जाके हमारा देश अच्छे से ग्रोथ करेगा। हम भी चाइना अमेरिका को एक दिन हरा सकते हैं, लेकिन आपस में ये इतना ना घालमेल हो चुका है कि इस खाई को भर पाना मुझे नहीं लगता अगले 50 साल में भी संभव है। जी। जैसे कि भीमराव अंबेडकर का अगर जयंती आता है या पुण्यतिथि आता है, तो इस पर जितना नेता है सभी फूल माला चढ़ाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हर एक जगह मूर्ति तोड़ने का जो अभी काम चल रहा है, अभी हो रहा है। और दूसरा चीज़, अभी लेटेस्ट एक न्यूज है जो ग्वालियर में हो रहा है। एक मूर्ति न्यायालय में अंबेडकर जी का मूर्ति नहीं लगाने दिया जा रहा है। इसमें आधा वकील अलग हो चुके हैं, आधा वकील पक्ष में है, आधा वकील विपक्ष में बट गए, 2 खेमे में बैठ गए हैं। उसी संविधान को लेके वो लोग कमाई करता है, 2 पैसा जो मिलता है उसी संविधान के चलते मिलता है उनको, लेकिन उसका ये लोग विरोध कर रहा है। तो इस टाइप की मानसिकता का आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, ये एक तरह का दोहरा नीति है। आप देखेंगे राजस्थान जयपुर के हाई कोर्ट में, वहाँ मनु की मूर्ति लगी हुई है। अच्छा। काफ़ी लंबे समय से लगी हुई है। किसने लगवाया? किसी जज ने, किसी ने कुछ नहीं किया, उसको हटवाया नहीं। मनु ने क्या किया है देश की आज़ादी के लिए? कुछ नहीं। उनका तो अगर उनका जो पूरा किताब पढ़ ले तो अगले दिन से वो गाली देना शुरू कर देगा जी। जितना उसमें भेदभाव है, छुआछूत है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, वो मूर्ति अभी भी बरकरार है। कई बार बहुजन समाज के जितने एक्टिविस्ट हैं उन्होंने कहा कि ये मूर्ति आखिर क्या कर रही है? जहाँ न्याय की बात हो रही है वहाँ इस आदमी का क्या है? सही बात। तो वो मूर्ति नहीं हटाई जा रही है। बाबा साहेब की मूर्ति देखते इनको अंदर से जो भूत कहा जाता है वो बाहर इनका निकल जा रहा है। बाबा साहेब की मूर्ति देखते पता नहीं इनको क्या हो रहा है। ऐसा क्या है उनके मूर्ति में कि देखते इनको? ये क्या है कि उनके तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इन्हें लगता है कि मूर्ति आ गई तो कल के डेट में इनके लोग भी आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। ये अपने आप को ग्रोथ करना नहीं चाहते हैं। जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे 2 लाइन खींच देते हैं तो आप ये लाइन अपनी नहीं बढ़ाते हैं, आपकी वाली लाइन मिटाना चाहते हैं। मानसिकता एकदम स्पष्ट दिखती है। इनका जो बुक है बंच ऑफ थॉट, जब आप उसको पढ़ेंगे कर इनके है, उसको हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने उस बुक को चलाया था। अच्छा। और गोलवारकर को बहुत गाली दी थी ऑन कैमरा जी।
ये सब आप जो बुक पढ़ेंगे और इनसे मिलेंगे जुलेंगे तो उसी बुक के पैटर्न पे ये सारा काम करते हैं आज भी। बंच ऑफ थॉट जो इनकी बुक है उसी पे ये अभी भी काम करते हैं कि किसको दबाना है, किसको कैसे लूट लेना है, किसकी धन संपत्ति पर नज़र रखना है। ये पता नहीं कब ख़त्म होगा, मुझे नहीं पता। जब बाबा साहब हो गए, हमारे साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, देखा आपने कई शहरों में तो लगा ही नहीं, जहाँ लगा वहाँ पोस्टर नहीं लगा था। मैं भी देखने गया था, वहाँ एक भी पोस्टर नहीं लगा था। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कौन से स्क्रीन में चल रही है, बताइए। जबकि पटना जैसे शहरों में देखने गया था जी। अभी राहुल गांधी जी जब गए तो दूसरे सिनेमा हॉल जो अच्छा है आईनॉक्स ने उसको अपने में लगाया और उसके बाद वहाँ बाकायदा पोस्टर वोस्टर लगा था। तो बड़ा आदमी जाएगा तो कुछ ना कुछ होगा जी। हमारे अगर सांसद और ये विधायक ये लोग भी अगर इस तरह का स्टेप उठाते हैं, जगह जगह जाते हैं, करते हैं तो कुछ होता। लेकिन ये अपना परिवार पालने के चक्कर में पूरा समाज को डुबा रहे हैं। तो मैक्सिमम मैं कहूँगा कि अगर कोई दोषी है, देखिए मारने वाला तो दोषी है ही, लेकिन जो मार खा रहा है वो कुछ नहीं बोल रहा है। उसके पास भी आज पावर आ चुका है संविधान के वजह से। अगर वो भी नहीं बोलेगा तो फिर उसकी आवाज़ कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। जो दलित का नेता है जी, उन लोगों के बारे में आपका क्या है? अभी हमारे यहाँ भी 2 MP बन चुके हैं जी। इनको अक्सर देखा जाता है जो बड़े कास्ट के जो पार्टियाँ होती हैं इनमें लोग शरीक होते हैं, लेकिन छोटे में पता नहीं चलता किसका हुआ किसका नहीं हुआ। ऐसा भी देखने को मिला है ऐसे। तो उनके बारे में आपका क्या विचार है? मेरा ऐसा मानना है, मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। क्या है कि मतलब ये लोग सोचते होंगे कि हम अगर उसमें जाएंगे तो हमारा जो क्लास है वो गिर जाएगा। हम जिनके भरोसे आज रह रहे हैं, जो भी हमें फैसिलिटीज़ मिल रही है उसमें से कटौती हो जाएगी। हम अगर अपने ही लोगों के बीच जाएंगे तो हमारे साथ वैसा वो लोग व्यवहार नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब इन्हें लगता है कि हम जाएं तो हमें हमारी पूजा करें, जबकि वो तो हमारे ही लोग हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ आएँ, घुल मिल कर रहें, ये करें वो करें, लेकिन इन्हें लगता है कि हमें एक राजा महाराजा की तरह सेवा करें हमारे लोगों के बीच बनने के बाद जी, बनने के बाद। तो इनका थोड़ा सा माइंडसेट अलग हो जाता है। और हमारे लोग क्या उम्मीद लगाते हैं कि अपने घर से गया है तो जब आएगा तो हमारे लिए कुछ करेगा जी। लेकिन ये जब ऊपर चले जाते हैं तो इन्हें लगता है कि वो मतलब एकदम नरक है, वहाँ हमको नहीं जाना है जी। तो ये अपनी सोच क्या है, सोचते हैं कि इन्हीं लोगों के बीच हमारा जीवन है, हमारे बाल बच्चे पढ़ लेंगे, देश विदेश पढ़ा लेंगे, हमारा चल जाएगा काम, और बाकी सब छोड़ देते हैं किस्मत के भरोसे। बीच में एक न्यूज वायरल हुआ था, जय भीम बोलने पे एक बच्चा को बहुत मारा गया था। इस तरह की बहुत न्यूज आती है, एकदम से ये रुकता ही नहीं है जी। जय भीम हो गया, या फिर नीला झंडा देख लिया तो हो गया, या फिर मूंछ रख लिया किसी ने, कोई घोड़ी पे बैठ गया उसके लिए जी। ये सब चीज़ें आपको बंच ऑफ थॉट, इनके जो मनुस्मृति बुक्स हैं, ये सब में लिखा हुआ है कि इनको कैसे दबाना है, कब कब दबाना है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है। और यही चीज़ इनको हमेशा टीवी के माध्यम से मिलते रहता है जी। ये रामायण देखते हैं, उसमें क्या देखते हैं, तो ये सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। रामायण हो गया, महाभारत हो गया, जो भी जितने तरह का ये सब मैथोलॉजी वाली चीज़ें हैं, उन सब में क्या होता है, हमारा तो उसमें कोई रोल ही नहीं है। आपके अनुसार जो ग्वालियर में जो घटना हुआ है जी जी, वहाँ मतलब किसका मूर्ति लगना चाहिए? क्योंकि एक पक्ष कह रहा है कि अम्बेडकर जी का मूर्ति लगना चाहिए, जो एक वकील का उसमें बाइट आ रहा है जो वायरल हो रहा है, वो डायरेक्ट कह रहा है कि ये कोई प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि अम्बेडकर का लगेगा, अगर सबका होगा तो यहाँ श्री राम जी का लगेगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? कोर्ट कचहरी जो भी है वो चलता कैसे है? संविधान के थ्रू ही चलता है जी। वहाँ पे जितने भी लोग हैं एक दूसरे से जुड़े हैं जी। किसको कैसे काम करना है, जो भी विधि व्यवस्था है जी। एक जज का क्या रोल है, एक जज क्या कर सकता है, एक वकील क्या कर सकता है, वकील का कितना पावर है, कितना जिरह कर सकता है, कोर्ट में कैसे आना है, पेपर वर्क, सारा चीज़, कौन सा आर्टिकल लगेगा, कौन से आर्टिकल के तहत किसको कौन सी सज़ा मिलेगी, मतलब सब कुछ लिखा हुआ है। और सब कुछ लिखा हुआ है, सबका स्रोत है संविधान जी। संविधान लिखने वाला व्यक्ति बाबा साहेब अम्बेडकर जी। 32 डिग्री है जिनके पास जी। आज के समाज में जो पढ़ा लिखा है वही सबसे आगे है। और उस व्यक्ति को अगर हम रोल मॉडल नहीं बनाएंगे तो किसको बनाएंगे?
सही मनु को बनाएंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। और ये देखिए मूर्ति एक लगने से इनको दिक्कत है। उस मूर्ति ऐसा तो नहीं है कि आज किसी भी सरकारी ऑफिस में जाइएगा बाबा साहेब की मूर्ति लगी होगी जी। पहले प्रधानमंत्री की, गांधी जी की, जैसे वो सब लोग एक बराबरी के हैं ना जी जी जब देश आज़ाद हुआ तो सबका हाथ है। बाबा साहेब तो कानून मंत्री भी रहे हैं जी। ऐसा तो है नहीं कोई बड़ी पोस्ट नहीं थी उनकी। संविधान जिन्होंने लिखा उनकी मूर्ति लगा देने से क्या ही दिक्कत हो जाएगा, कौन सा भूकंप आ जाएगा, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा जी। ये समझ से परे है। और सिर्फ मनवादियों को ही क्यों दिक्कत होता है? किसी मुस्लिम ने आवाज़ उठाया? नहीं उठाया। किसी क्रिश्चियन ने, पारसी ने, सिख ने, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ इन मनवादियों को है, जातिवादियों को है जी। कि बाबा साहेब को इनको नहीं देखना है। पता नहीं बाबा साहेब का चेहरा देख के इनको क्या हो जाता है। उस जगह में मान लीजिए कि एक 8-10 फीट की जगह में बाबा साहेब की मूर्ति लग जाएगी तो कोई भी आएगा, जो भी बहुजन समाज के लोग हैं वही लोग ज़्यादा कोर्ट कचहरी में आते हैं जी जी। क्योंकि अक्सर उन्हीं की ज़मीनों को कोई ना कोई हड़पते रहता है जी। उनको हक अधिकार हमेशा कोई छीनते रहता है, उनके ऊपर अत्याचार होता है। पुलिस में नई बात उनकी बनती है तो वो कहते हैं कि हम कोर्ट में देख लेंगे। जी। आज भी ये मैटर चलता है। कोई भी कहता है कि उस पर अत्याचार होता है तो पहला उसका भरोसा कोर्ट ही होता है। वो ऐसा नहीं कहता कि तुमको हम थाने में देख लेंगे, नहीं, वो कहता है चलो तुमको हम कोर्ट में देख लेंगे। क्यों? क्योंकि उसको संविधान पे भरोसा है जी। संविधान पे भरोसा है। और उस जो हमारा प्रतीक है बाबा साहब जी जी, एक तरह से हमारे भगवान हैं जी। ठीक है, हमारे सिंबॉलिक भगवान है। उन्हीं को हम लोग देख के मोटिवेट होते हैं। उनकी मूर्ति लगी रहेगी तो वो आदमी जब आएगा तो उसे लगेगा कि यहाँ में न्याय मिल सकता है जी। भले वो प्रोसेस अलग होगा जी। जैसा उसका केस होगा, जैसा जो भी होगा उसके हिसाब से, लेकिन एक उसको भरोसा तो होगा। जी। जैसा हम लोग देखते हैं जयपुर वाले कोर्ट में, वहाँ मनु की मूर्ति लगी है, वहाँ तो किसी बहुजन ने नहीं कहा कि इसको क्यों लगाया है, हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, वो तो आसानी से लग गई। लेकिन बाबा साहेब की मूर्ति के लिए तुरंत ही जितने भी मनुवादी है वो सबसे पहले तैयार हो गए कि इनकी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन देखिएगा आने वाले दिनों में हमारे बहुजन समाज के लोग जितने भी एक्टिविस्ट हैं और जितने भी लोग आज जागरूक हैं सोशल मीडिया के थ्रू, इतना ये हाइप बनेगा कि उनकी मजबूरी हो जाएगी बाबा साहेब की मूर्ति लगाने के लिए। अभी आप संविधान की बात की, बहुत लोगों का ये मानना है कि संविधान किसी और ने लिखा है। हम बीच में बहुत सारे सोशल मीडिया पे पढ़े, हम सोशल मीडिया पे किसी राम बिहारी का नाम आता है कि राम बिहारी जी ने संविधान को लिखा। बहुत सारे ऐसे तर्क देते हैं कि उन्होंने अकेले थोड़ी लिखा संविधान को, संविधान में बहुत सारे सदस्य थे, वो सब मिल के लिखे संविधान को, तो उनका अकेले का नाम क्यों है? इस पर आपका क्या कहना है फिर? जी, ये एक तरह का नैरेटिव सेट करते हैं फेक न्यूज़ पे भी। आप सोशल मीडिया पे, गूगल वगैरह पे देखेंगे तो इसके पैरेलल में एक और चीज़ चलती है कि बाबा साहेब का जो अंबेडकर सरनेम है जी, वो भी पंडितों को ने दिया हुआ है। तो मैं दोनों साथ ही साथ क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये मैटर उठता है तो वो भी उठता है, दोनों साथ ही साथ। तो सरनेम वाला मैं आपको बता देता हूँ, उससे फैक्ट भी आपको बताता हूँ। देखिए, अगर अंबेडकर सरनेम किसी ब्राह्मण का होता तो आज आपका भी फ्रेंड सर्किल काफ़ी होगा। आज तक आपने कहीं देखा है? हमने न्यूज़ अखबार कहीं नहीं देखा, टीवी पे इतने सारे ऐड चलते हैं, किसी का सरनेम हमने आज तक नहीं देखा जो ब्राह्मण हो और अंबेडकर सरनेम लगाता हो। कोई नहीं लगाता। अगर रहता तो वो ज़रूर लगाते हैं। और दूसरी बात, इस चीज़ को फैक्ट चेक करने के लिए जो प्रकाश अंबेडकर है जी, वो गए हुए थे सतारा वाले स्कूल पे जहाँ से बाबा साहब ने पढ़ाई की थी। वो गए, उन्होंने सारा कुछ उस समय ओपन कर दिया, जो भी उस समय का रजिस्टर था सारा कुछ जी। और उनके बड़े भाई जो बाबा साहब से 5 साल क्लास में बड़े थे जी, उनका सरनेम भी अंबेडकर था। अच्छा। तो ये कैसे संभव हो जाता है? जब एक भाई का ये कह रहा है कि बाबा साहब को मिला था, तो उनका क्या है? वो तो 5 साल बड़े थे, वो 5 साल पहले पढ़ रहे थे जी। तो ये तो पूरी तरह फॉल्स न्यूज़ है अंबेडकर वाली। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि संविधान में कि उन्होंने अकेले नहीं लिखा, उनको क्यों सारा क्रेडिट गया कि उन्होंने ही संविधान लिखा है, दिस दैट संविधान जी। तो इसमें मैं आपको 2 चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा। अगर मान लीजिए आप घर बनवाते हैं, ठीक है, घर बनवाने में बहुत सारे लेबर मिस्त्री लगते हैं, ठीक है,
आप कोर्ट कचहरी में जाकर पेपर वगैरह सब बनाते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर आपका हेल्प करते हैं। जी उस घर का मालिकाना अधिकार किसका होगा? आपका होगा ना जी, जो अकेले जो बनाता है उसको। जी ऐसा तो नहीं है जिसने दीवार उठाया आप कहेंगे कि नहीं दीवार उठाया उसका भी रहेगा हिस्सा, जिसने प्लास्टर किया उसका भी हिस्सा रहेगा। जमीन आपकी है, सारा कुछ डिजाइन वगैरह आपने कराया, सब कुछ किया, मालिकाना अधिकार आपका है। दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई शादी में जाता है, जी। ठीक है, बारात लेके गया, 200-250 बाराती लेके गए, ठीक है, दुल्हन को लेके आया, उसके बाद कोई अच्छी खबर आई, उसके बाल बच्चे हुए, तो उसका बाप का अधिकार किसको होगा? किसी एक को होगा, किसी एक को, जो हाँ जिसका शादी हुआ। जी, जिसका शादी हुआ, जो मेन लीड रोल में है जी। उसी की होगा। बाकी ने तो हेल्प किया भाई, बारात पहुंचवाया, जो कराया, दिस दैट। लेकिन अगर बाकी लोग लगे अपना अधिकार कहने के नहीं तुम्हारे बेटे के साथ साथ मेरा भी, हम भी बाप रहेंगे, तो ये बताइए पिटाने वाली बात है कि नहीं? है, सही बात है। तो जब बाबा साहब ने लिखा, बाबा साहब की 32 डिग्रियाँ थी, वो डिग्री फेंक के मार दे तो ये मर जाए। सही बात है। इनके कोई भी नहीं था उस समय, कांग्रेस की सरकार थी, कोई ऐसा नेता नहीं था कोई भी कि जिसके पास इतनी सारी डिग्रियां हो। आखिर कोई क्यों नहीं बना कानून मंत्री? क्योंकि इनके लेवल का कोई था ही नहीं, तो कैसे बनता? तो बाबा साहब का जो कहते हैं कि हमने ड्राफ्टिंग किसी ने किया वो बात अलग है, सबको काम मिला था तुम ड्राफ्टिंग कर दो, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया। अभी भी जो ओरिजिनल है संविधान वो कोलकाता के म्यूजियम में अभी भी रखा गया है, जो उनका लिखा हुआ है जी, वो फर्स्ट कॉपी आप मान के चलिए, हाँ वहाँ पे आपको वो मिल जाएगा संविधान का। तो बाबा साहब को जो कहते हैं कि हम बाबा साहब के मतलब बाबा साहब ने नहीं लिखा, ये पूरी तरह बेबुनियाद बात है। जो कह रहा है वो खुद समझ जाइए कि उसका ऊपर का माला खाली है, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को प्रूफ करना है तो करे, अफवाह क्यों उड़ाता है? प्रूफ तो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाबा साहब की चीज़ें सब कुछ सामने हैं। जितने भी बहुजन युवा हैं, चूँकि जिनके साथ होना था जो हो चुका है, सभी बहुजन युवाओं को या फिर जो अभी एकेडमिक स्कूल वगैरह में पढ़ रहे हैं, सरकार से भी हम चाहेंगे कि संविधान का एक अलग से टेक्स्ट बुक में ऐड किया जाए, ताकि संविधान के बारे में सबको जानकारी हो। बाबा साहब भी कहते थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो बहुजन समाज क्या है, सिर्फ कमाने और खाने में अभी लगा हुआ है, वो अपना घर परिवार पेट पालने में लगा हुआ है। लेकिन आपको इन सब के साथ साथ अगर आप पढ़ाई करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी शिक्षा करेंगे, ऊपर आएंगे, तो आपका समाज भी साथ ही साथ ग्रोथ करेगा। बाबा साहब या फिर उनके पहले जितने भी बहुजन नायक रहे हैं, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, संभाजी महाराज, या फिर उसके ऊपर जितने चले जाइए, सब लोग किस लिए लड़े थे? सिर्फ समाज के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए। बाकी वो अपना पर्सनल फायदा के लिए नहीं लड़े थे। बाबा साहब चाहते तो उनके पापा सूबेदार थे, वो एक अच्छा अंग्रेजों में नौकरी था उनका, वो लंदन से पढ़ के आते, अपना आराम से कोई पार्ट टाइम जॉब करते किसी राजा महाराजा के यहाँ सलाहकार के तौर पे, और वो अच्छा ज़िंदगी जी सकते थे। लेकिन वो क्या हमारे समाज के लिए किया। आज़ादी के इतने साल बाद भी आज जबकि टेक्नोलॉजी है, हमारे पकड़ है, रिजर्वेशन के कारण हम सब अच्छी अच्छी जगह पे आ चुके हैं, तो इन सब चीज़ का अब हमें बेनिफिट लेना चाहिए। आज के समय में इतने सारे लोग जागरूक हो चुके हैं, और हमारे लोग जो भी प्रोफेसर वगैरह बने हैं वो लोग भी अब अपने जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको जागरूक कर रहे हैं। तो अभी एक अच्छा माहौल बन चुका है। अगर इस चीज़ को आप नहीं भुना पाएंगे तो आप यहाँ से पूरी तरह रिवर्स जा सकते हैं। जहाँ से आप आए थे, जब आपके पास ज़मीन नहीं थी, ना अपना व्यापार था, ना धन रखने की आपको सुविधा थी, वो सब ज़माने में आप जा सकते हैं। सिर्फ आपकी एक गलती होगी कि अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो अच्छी से अच्छी शिक्षा लीजिए, जितना हायर आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, PhD कीजिए। उसके बाद अगर आपके पास सरकार बहुत तरह से मदद भी करती है, कोर्ट कचहरी का आप चीज़ें सीखिए कि कैसे सारे आर्टिकल काम करते हैं, कौन कितने अधिकार हमारे अपने हैं। अगर आपके पास अधिकार सारा मालूम होगा तो कोई आपसे लड़ेगा नहीं। जैसे आप पुलिस में जाएंगे, कोई आपको कानून सिखाने लगेगा तो आप भी उसको 2-4 लाइन बताएंगे कि नहीं तुम यहाँ गलत बोल रहे हैं, हमारा ये भी अधिकार है। अगर आप थाना में जा रहे हैं, अगर आप नहीं बोलिएगा तो आपका सही से FIR नहीं लिखा पाएगा। आपको बोलने आना चाहिए। बोलने कब आएगा? जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और ये सारा चीज़ अधिकार संविधान में दिया गया है। संविधान में जो समानता का अधिकार है वो सबको मिला है। जो हमारा
जो फर्स्ट पेज है उसका प्रियम्बल, उसमें सारी बातें लिखी हुई है। हम भारत के लोग सब एक समान हैं, सबके लिए सब कुछ है, सब कुछ एक समान है। बस आपको करना क्या है, एक कदम आगे बढ़ के इस चीज़ को ले लेना है। और ये चीज़ कोई देगा नहीं, आपको खुद जाकर लेना है, छीनना है। नहीं तो आप शिक्षित नहीं होंगे तो जैसे कहा जाता है, विद्या बिन मति गई, मति बिन गति गई, गति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना हम लोग शूद्र कहलाए। जी, इसमें एक लाइन छूट गया है, ये काफ़ी बड़ा है। तो वही हाल हमारा फिर से हो सकता है। तो मैं सभी बहुजन भाइयों से कहूँगा, क्योंकि यही समाज हमारा है और हम ही लोग यहाँ के मूल निवासी हैं जी, हमारे देश के। तो बहुजन समाज के सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, आप पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए और जितना हो सके अपने आप को अपग्रेड कीजिए टेक्नोलॉजी के साथ। सब चीज़ जितने भी सोशल मीडिया आज के समय में सबसे ज़रूरी चीज़ है। सोशल मीडिया पे आपको एक नंबर जानकारी मिल जाएगी, आपको कोई तरह के फेक न्यूज़ वहाँ पे नहीं मिलेगी। सोशल मीडिया पे वैरायटी है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बहुत सारे AI टूल है, इसको आप यूज करके कौन सा न्यूज़ सही है, कौन सा न्यूज़ गलत है, आप अपना स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े, क्योंकि विज्ञान ही इस देश को आगे बढ़ाएगा और हम सब भी साथ ही साथ पढ़ेंगे तो इस देश की तरक्की होगी। तो इस देश की तरक्की के लिए और बाबा साहब को आपको अपनाना पड़ेगा। हम सब अम्बेडकरवादी बने, अम्बेडकरवादी विचारधारा रखें। और ऐसा नहीं कि अम्बेडकरवादी बन गए तो आप किसी का कुछ छीन रहे हैं। हम लोग किसी का कुछ नहीं छीनते हैं। सामने वाले को लगता है उसका कुछ छीन रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी का छीन थोड़े हैं, हमारा जो अधिकार है वही बस हम प्राप्त कर रहे हैं जी। और हमारा समय आ चुका है, अब हमें वो चीज़ें चाहिए। आज कलम का दौर है, लोग कहते हैं कलयुग है, ये कलयुग नहीं है, ये कलम युग है। यहाँ जो फैसला होगा कलम से होगा। आप पावरफुल बन सकते हैं कलम के दम पे जी। कलम के दम पे आप कोई बड़ा स्केल 1 के प्रोफेसर, स्केल 1 के आप अफसर बन गए, आपके घर के आगे एक बोर्ड लगेगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी नज़र उठा के देखने की कि भाई ये किसका घर। मैं सबसे चाहूँगा कि आप लोग इस समय का यूटिलाइज करें, अपने आप को अपग्रेड करें, शिक्षित करें, पैसे के पीछे ज़्यादा ना भागें, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल अप करें जी। इसी सब आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे आप लोगों के बीच आके अपनी बात रखने का मौका मिलता है। और सोनू जी का मैं सबसे धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये भी समय खुद निकालते हैं और मुझे भी कहते हैं कि हाँ आप आइए सर। तो मुझे अच्छा लगता है और काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ बातचीत होती है हमारी। तो ये सब चीज़ें एक अच्छा माहौल बनती है। और जितने भी हमारे साथी जो सुन रहे हैं, आप लोग भी जहाँ भी जाएं बहुजन समाज के लिए कुछ अच्छा काम करें। और हम लोग कोई फेक न्यूज़ नहीं फैलाते हैं, हम लोग बस सच्चाई को बाहर ला रहे हैं। तो आप लोग भी सच्चाई को जहाँ भी रहें फैलाते रहें और अम्बेडकरवादी विचारधारा को हर किसी में स्प्रेड करते रहें। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके अम्बेडकर के बारे में, और इसके पहले हम बुद्ध के बारे में हम बात किए थे। उस चीज़ का बहुत लोगों को लाभ मिला होगा, उस चीज़ से बहुत लोग जागरूक होंगे। और आपका पूरा बात इस चीज़ पे है कि बहुजन समाज के जो भी बच्चे हैं, अम्बेडकर को पूजने से अच्छा है कि उनको पढ़ो, उनके बारे में जानो और अपने अधिकार के लिए लड़ो और एक अपना संगठन बनाओ, संगठित रहो। अपने जो भी बहुजन समाज के लोग हैं उनके साथ हरदम मिल के चलो, उनका सहायता करो और सबको अब उनके अधिकार के बारे में बताओ। जो पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, उनका पूरा अधिकार है, वो जाके उन लोगों को अपने ही परिवार है, पूरा बहुजन अपना ही परिवार है, उसमें जाके सबको जागरूक करे। ये पूरा इनका यही मोटिव है, यही मोटिवेशन है इनका। और बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे बातों पे फिर हम चर्चा के लिए इनको बुलाएंगे। तब तक के लिए सबको फिर से नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम।